नमस्कार मेरे छोटे भाई बहनों, जो आप ईपी पुलिस और होमगार्ड इवन वनडे एग्जाम की कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं लेके आया हूँ गौतम विद्यासागर एकेडमी की ओर से एक बहुत इम्पोर्टेंट सेशन, जो हमारे पिछले वीडियो में हमने इसके कुछ टाइप करा दिए थे कोडिंग रिकॉर्डिंग के। अब उससे नेक्स्ट ये टाइप है और इसी टाइपों के साथ हम अपने चैप्टर को फिनिश करेंगे। और जो अगली वीडियो होगी वो हमारी होगी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। तो देखिए, आइए बिना विलंब किए स्टार्ट करते हैं। टाइप थर्ड में देखेंगे सिंबल कोडिंग, यानी सिंबल पर आधारित है। किस पर आधारित है? सिंबल पर। इसमें क्या है, फिनोमिना है कि आपके सिंबल दिए हैं हर अक्षर के, और इन अक्षरों में से तोड़ के एक नए स्पेलिंग बना दी, एक नया ग्रुप बना दिया। उस ग्रुप का आपसे आंसर पूछेंगे तो क्या होगा? तो सीधी सी बात है, जब इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले नजर मारिएगा, ये जो आपकी चीजें पूछी हैं, ये अक्षर इसके अंदर है या नहीं है। अगर इसके अक्षर ये अंदर बिलोंग कर रहे हैं, दोनों इनके अंदर, दोनों के अंदर, तो ये मानिए गनीम आपको यहाँ से छांट के यहाँ पे सिंबल लिख देना चाहिए, वही आपका आंसर होगा। अगर इसमें जो भी अक्षर दिए हुए हैं इसमें बिलोंग नहीं कर रहे हैं, तब उसके लिए दूसरा रूल है। तो अभी फिलहाल हम देखेंगे FB है, AB है, IB है और LB है। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन हो गया। ये हैज है और A का सिंबल है और आपका I का सिंबल है और आपका L का सिंबल है। ये आपका आंसर हो गया, यानी आपका आंसर हो गया हैज परसेंटेज C। तो सबसे इसमें ट्रिक की बात है, क्वेश्चन आते ही आप इसको एक बार इसमें क्लिक करिए कि ये अक्षर इसके अंदर है कि नहीं है। अगर है तो आप इस रूल को फॉलो करिए, आपका 1 मिनट में आंसर निकाल आएगा। प्रैक्टिस सीट इसमें अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देंगे, उस पर आप देखिएगा आपको कितनी चीजें समझ में आई हैं। नेक्स्ट टाइप है वर्ड सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, यानी वर्ड पे आधारित है। इसमें थोड़ी सी एक बात देखिएगा, ये जो भी आपको ये मतलब दिए हैं कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ये आप ये दिमाग मन लगाइए कि ये ऐसा तो गलत है, ऐसा होता ही नहीं है। जैसे मान लो पृथ्वी का, आकाश का कलर इसमें अगर नीला लिख दिया तो नीला मानना पड़ेगा, अगर काला लिख दिया तो काला मानना पड़ेगा। आप ये मत कहिए कि आकाश का कलर नीला होता है, अगर काला लिखा है तो काला ही मानना पड़ेगा। दैनिक जीवन में इनका कोई यूज नहीं होता, ये मात्र वर्ड को कोड करने के लिए हम उसी वर्ड के एक वर्ड को डिफरेंट नाम से यहाँ पे दर्शा देते हैं। जब ऐसे क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा कि किस चीज का आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उस वर्ड पे ध्यान देंगे और उसका कोड में क्या लिखा है उस पर ध्यान देंगे। बाकी के क्या क्या लिखा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। देखिए यहां पर है, ये दे रखा है, यदि काले को लाल कहा जाए, यदि काले को लाल कहा जाए और लाल को सफेद कहा जाए, सफेद को भूरा कहा जाए, भूरे को पीला कहा जाए, पीले को नीला कहा जाए, तो नीले को हरा कहा जाए, तो दूध को क्या कहेंगे? अब दूध का रंग क्या है ये आपको बताना है। भाई इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, तो दूध को क्या कहेंगे? अब दूध का रंग क्या कहेंगे, तो हमें सबसे पहले इसमें दिमाग लगाना है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर उसका एक डायग्राम बनाते हैं ऐसे कर करके, ऐसे कर करके। हमारे वो भाई बहन हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में बैठ रहे हैं, वो ऐसा नहीं करना है आपको। सबसे पहले आपको दूध देखना है, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का वास्तविक कलर क्या है।
जो दूध का वास्तविक कलर क्या है, तो दूध होता है हमारा सफेद, ये हमको पता पड़ गया। जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का कलर कैसा, सफेद है। ऑब्जेक्ट का कलर यहां पे देखें सफेद है। अगर इसका कलर सफेद है, दूध भूरा नहीं होता, दूध सफेद होता है। अब इसमें आप दिमाग लगाइएगा सफेद का कोड क्या है, तो सफेद का कोड आपका, सफेद को इसमें क्या कहा गया है, भूरा कहा गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, भूरा। ठीक, तो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखना है, ऑब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट ये देखना है कि ऑब्जेक्ट का कोड इसमें क्या है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए डिफरेंट टाइप कोड दे दिए गए हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इसमें फंक्शनल लैंग्वेज कोडिंग। इसमें देखेंगे फंक्शनिंग में, ये थोड़े आपके एसएससी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, ये थोड़ा आपका टिपिकल है। देखिए आपको ध्यान से, सांकेतिक भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। क्या किया गया है, जैसे इज, देखिए ये इसमें जो वर्ड का इज है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। देखिए इसमें आप देखिए, डायरेक्ट किसी में करा देता हूं मैं आपको। देखिए इसमें आपको जो वर्डिंग दिया गया है, इसका कोई सार्थिक मतलब नहीं होता। अगर कोई कैंडिडेट इसका सार्थिक मतलब निकालता है तो बिल्कुल गलत है, इसका कोई मतलब नहीं होता। जो इसमें ये वर्ड बने हुए हैं, इनका कोई ना कोई सार्थिक अक्षर अर्थ होता है और ना ही इनका कोई कोरिलेट होता है, ना ही इनका कोई मतलब निकल सकता। ये मात्र आपको कोडिंग किया गया है लैंग्वेज को। तो देखिए यहां पर इज प्रो री का अर्थ ये बताया गया है, बुक इज थिक। आपको पढ़ना नहीं है, कुछ भी लिख सकता है, इसका इतना समझना है, इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है। तो इसका मतलब क्या होगा? कुछ बच्चे ये करते हैं, इनके मीनिंग याद करते हैं। मीनिंग नहीं याद करना, ये कोड है। इसमें हम क्या करेंगे कि देखिएगा, सबसे पहले ये देखो इज इसमें है और इज आपकी इसमें भी है। तो आप एक काम करिए, इस इज से इस इज को आप कैंसिल कर दिएगा। अब इसमें भी री है और इसमें भी री है, दोनों में री है, यानी ये री और ये री दोनों में है। इसमें भी इज है और इसमें भी इज है। ठीक, अब यानी ये दोनों सेम इसमें मिल गए, सेम इसमें मिल गए। ठीक है, अब यहां पर आपको देखो, जैसे एक चीज और देखते हैं इसमें, एक इज ये है और एक इज इसकी ये है। ठीक, बहुत बढ़िया बात। एक बुक इसमें ये है, एक बुक इसमें ये है, यहां पर एक कैंसिल आउट हो गया। और देखिए इसमें कोई चीज है कहीं पर, देखो यहां पर इट है ये और इट है ये। ठीक, बहुत बढ़िया बात। बैग ये है और बैग ये है। हम अपने जुट्ठे को इसको देखेंगे, यहां तक हो गया। और कोई चीज मैच खा रही हो जो दो हो इसके अंदर, कहीं पर हो दो हो, लोग अलग अलग ट्रिक से बताते नहीं, कहीं पर हो दो हो। अब इसमें आप एक चीज देखिएगा, आपको निष्कर्ष हो गई कि जैसे डी है, यहां पर एक बात निकल के आती है, डी का अर्थ दैट आ गया, क्योंकि यहां आप डी के यहां पर कोई भाई देखिए, इट को हमने बैक से बैक को रिमूव कर दिया, तो डी का क्लियर हो गया कि डी का मतलब क्या है, मात्र। डी का मतलब कितना आ गया, दैट आ गया। ठीक, आगे और चलते हैं।
देखो इसमें दो री थी एक साथ और इसमें दो इज है एक साथ। इसका सीधा सा मतलब ये है, पहले तो एक चीज देखिए, प्रो, इसमें क्या बचा प्रो और इसमें क्या बचा थिक, यानी पी ओ का मतलब क्या है, थिक है, यानी पो का मतलब थिक आ गया। अब और देखते हैं, इसमें देखिए खाली के बचा है, इस तो कट गया तो इंटरेस्टिंग आ गया। के का मतलब क्या है, के का मतलब है इंटरेस्टिंग आ गया, ठीक। और देखिएगा अब कोई चीज बचती है इसमें, हाँ अब एक चीज और बचती है, इसमें दो री है एक साथ और इसमें दो ई है एक साथ। अब एन ए का मतलब और लिख लो, एन ए का मतलब है हैवे, सॉरी हैवे, क्योंकि देखो इधर ये भी कट गई ये भी कट गई, एन ए बची, और इसमें देखो ये भी कट गया ये भी कट गया और मात्र हैवे बचा, तो इसका कोड हैवे हो गया। और दो री एक साथ है और दो इज एक साथ है, तो कहने का मतलब यह है जो इसमें इज है इसका मतलब री आ गया, क्या आ गया, री आ गया। अब इसमें तुम्हें निकालना क्या है, निकालना दैट इज इंटरेस्टिंग। तो देखो दैट आपने क्या लिखा, दैट आपने लिखा डी, और इंटरेस्टिंग क्या लिखा आपने, इंटरेस्टिंग का मतलब क्या लिखा के। अब यहां एक समस्या थोड़ी सी आती है, सबके तो आपको कोडिंग हो गया लेकिन आपको के का कोड देखना है, तो के के कोड के लिए आपको एक मिनट देखते हैं इसमें, ठीक। देखिए इसमें बहुत ये जो, देखिए आप ध्यान रखिए कि जब भी दो वर्ड एक से हो, तो अब यहां पर दो एक से है तो री का मतलब इज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, यानी जो आपका री है, री का मतलब क्या हो गया इज, और यहां पर लिख दो इज, तो आपकी इस चीज का कोड ये है। बहुत सिंपल सी बात है, इन क्वेश्चनों में आप कभी भी चकराइए ना आप परेशान होगी। सबसे पहले जितने भी चीज स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट से एक को आपको क्रॉस कर दीजिए। जब एक से एक को क्रॉस कर दोगे तो कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट सिंगल बचेगा, जैसे डी का ये बच गया था, के का ये बच गया था, तो ये तो आपके 100% क्लियर है कि इसके मतलब ये है। लेकिन एक दिक्कत आती है, एक दिक्कत आती है, एक दिक्कत आपको ये आती है कि जब जैसे यहां पे एक पेज ये है कि जैसे आर ही दो में है और आर ही इज यहां पर दो में है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आर ही का रिलेशन इज से है, आर ही का रिलेशन किससे है, इज से है। तो मेरी सीधी सी बात है कि डी का दो दैट का मतलब डी हो गया, इंटरेस्ट का मतलब के हो गया जो मैंने यहां से निकाला है, और इज का मतलब री हो गया। अब यहां पर देखो, यहां थोड़ी सी मिस्टेक है कि देखिए यहां आपसे इज पूछा है तो इज का क्या हो जाएगा, री हो जाएगा, और अगर री लिखा होता यहां पे तो इज हो जाता। तो आपको इस सवालों में बिल्कुल बोर करने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है, आपके जो भी कोड दिए हैं, जो कोड सेम मिल रहे हैं उनको कैंसिल कर दीजिए, और जो सबसे पहले आप प्रायोरिटी इस क्वेश्चन में ये दीजिए कि सिंगल 100% डेफिनेट कोड किसका निकल रहा है। तो 100% जो डेफिनेट कोड यहाँ पे निकला है वो देखिए, मैं कलर चेंज करके एक बार फिर से आपको अवगत करा देता हूं। डेफिनेट जो कोड निकला है वो ये है, डी का दैट निकला था, ये 100% हो गया क्योंकि यहां दो थे यहां दो थे, दोनों कैंसिल हो गए, एक निकल गया। और के का इधर भी दो है इधर भी दो है, तो के का इंटरेस्ट 100% निकला था ये। अब एक समस्या आ गई कि ये री है और ये इज है, इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये, तो यहां पर हमने फिर हम इसमें जो भी फाइंड करना है उसमें वैल्यू रख दो, वो आपका आंसर हो गया, डी वी के। नेक्स्ट देखते हैं इसमें वर्ड सेंटेंस रीअरेंजमेंट।
रीअरेंजमेंट का मतलब है कि आपको जो सेंटेंस दिया है उसको रीअरेंजमेंट करना है। क्या करना है? रीअरेंजमेंट करना है। कैसे करेंगे देखिएगा। देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में आई एम जस्ट कंफ्यूज हैव दैट नेटिव स्पीच। आप ध्यान रखिएगा, अगर इस लाइन का मतलब निकालेंगे ये कोई मतलब नहीं होता। रीजनिंग के अंदर शाब्दिक शब्द नहीं निकलेगा इसका, तो हम इसको क्या करेंगे, इस पर नंबरिंग कर देंगे। तो देखिए, मैं थोड़ा सा इस पेन का साइज पतला लेके आपको इसमें नंबरिंग कर देता हूं। जैसे मैंने क्या किया कि इस पे नंबर किया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ठीक है, और ये आठवां। ठीक, ये मैंने नंबर कर लिया। अब एक चीज मुझे बड़ा उससे दिख रही है कि जो अक्षर इसमें है वही अक्षर मेरे इस लाइन में है, रीअरेंजमेंट किया गया है। तो मैं यहां से अब देखूंगा कंफ्यूज 4 नंबर पे, तो इसमें 4 नंबर डाल दूंगा। द 6 नंबर पे 6 डाल दूंगा। नेटिव 7 पे 7 डाल दूंगा। हु आपका 5 पे तो 5 डाल दूंगा। जस्ट आपका 3 पे 3 डाल दूंगा। आई आपका 1 पे 1 डाल दूंगा। एम आपका 2 पे 2 डाल दूंगा। तो ये अगर आपको दिक्कत आ रही हो, मैं एक चीज भी और कर सकता हूं, इसके साइज को थोड़ा इंक्रीजमेंट कर दूंगा जिससे आप लोगों को साफ दिखेगा। अब देखिए, ये थोड़ा सा मिसमैच हो गया यार। देखिए, एक मिनट, मैं इसको इरेज करके दोबारा कर देता हूँ, है ना, बड़ा लेके, क्योंकि आप लोगों को उसमें थोड़ा दिखने में दिक्कत हो रही होगी। तो मैं यहाँ पे थोड़ी कोशिश ये करूंगा कि शिकायत बड़ी हो जाए, है ना। ठीक है, अब आपको दिख रहा है, साफ दिख रहा है। देखिए, यहां से पॉइंटर को भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। जब पहली लाइन है क्रम से नंबरिंग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। नजर मारिएगा, ये जो वर्ड है इसी में ये वर्ड होंगे, इससे कोई वर्ड हटके नहीं होगा, तोड़ के लिख दिया गया होगा। अब हम इसमें छांट छांट के लिखेंगे। 4 नंबर पे है और द आपका 6 नंबर पे है, नेटिव आपका 7 नंबर पे है, हु आपका 5 नंबर पे है, जस्ट आपका 3 नंबर पे है, आई आपका 1 नंबर पे है, एम आपका 2 नंबर पे और स्पीक्स आपका 8 नंबर। यहां तक बात आ गई? ओके। अब तुमसे ये कह रहा है कि that the ball following me allowed all day, ये कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड है, 8 ऊपर है। ठीक, जब 8 ऊपर है तो जो इस वर्ड को इसमें कोड किया, इसी कोड में ये वर्ड आपको डालना पड़ेगा। कैसे डालना पड़ेगा? हमारे इसके अंदर चौथे नंबर का कहां पर है, इस पे नंबर कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब 4 नंबर है फॉलोइंग, तो यहां पे लिखेंगे फॉलोइंग पहले नंबर पे। ठीक, अब 4 के बाद क्या है? 6 नंबर पे क्या है? अराउंड। अब 6 के बाद क्या है? अब देखो, इसमें आपको इसमें नहीं देखना है, इसमें देखना है। 6 के बाद क्या है? 7 के बाद 7 क्या है? आल। अब 7 के बाद देखेंगे आप, देखिए इसमें देखो 4 6 7, अब क्या है? 5वां नंबर। अब 5वें नंबर में इस पे क्या आया है? मी, तो मी। अब 5वें के बाद क्या है? देखो इसमें देखो, यानी 4 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, अब क्या है? 3 नंबर। अब तीसरे नंबर पे क्या है? बाज। ये सॉरी, ये हो गया आपका तीसरे नंबर की। अब क्या है? तीसरे के बाद क्या आता है इसमें? फर्स्ट।
अब फर्स्ट नंबर पे क्या है, दैट, अब दैट आ गया। अब फर्स्ट के बाद क्या आता है इसमें, दूसरा नंबर। अब दूसरे नंबर में तुम्हारे में क्या है, डॉग। अब फिर क्या आता है, दूसरे के बाद क्या आता है, 8 में, तो 8 में कैट है। ये आपका आंसर होगा। आपको कुछ करना ही नहीं है, पहली लाइन पे नंबरिंग कर दो, उसके हिसाब से दूसरी लाइन पे नंबरिंग कर लो जो आपको दिया। पहली का आंसर, इसका आंसर ये दिया था, तो हमने इस पे नंबरिंग कर ली। अब इस लाइन से जैसे ये लाइन बनी है, वैसे ही इसी कोड में आपको ये लाइन लिखनी है, जो रीअरेंजमेंट करके लिख दोगे वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें बड़ा शॉर्ट तरीका है, अगर आप अरेंजमेंट नंबरिंग नहीं करते तो आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको ध्यान आ गया, फिर से एक बार रिपीट करता हूं, कुछ नहीं है, ये लाइन से ये लाइन बनाई है, ये आपको पेपर में दिया होगा। अब आपको दिमाग लगाना है कौन सा वर्ड किस नंबर पर इस लाइन में रखा है, उस पे आपने नंबरिंग कर दी। अब तुमको ये क्वेश्चनिंग लाइन है, इसमें से आपको पूछा है, तो जैसे जिस नंबर पे ये आपका आया है उसी नंबर से छांट छांट के यहाँ पे रख देना है, वो ही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, टाइप 7 कंडीशन बेस्ड कोडिंग। इसमें कुछ कंडीशन दी होती है कि कॉन्सोनेंट आगे होगा तो ये कर देंगे, वोवेल्स पीछे होगा तो ये कर देंगे, कॉन्सोनेंट आगे पीछे होगा तो ये कर देना, यानी डिफरेंट टाइप कंडीशन को आपको देगा, उस कंडीशन के हिसाब से आपको एक क्वेश्चन करना है। तो देखिए मैं बताता हूं आपको, इसमें आपको पहली कंडीशन दी है, यदि पहला अक्षर स्वर मीन्स वॉवेल्स, अंतिम अक्षर व्यंजन मीन्स कॉन्सोनेंट हो तो अनेक कोड आपस में बदल दिए जाएंगे, यानी उनके कोड क्या कर दिए जाएंगे, आपस में इंटरचेंज कर दिए जाएंगे, ठीक। तो इसमें आपको दिया है फाइंड द कोड, इसका कोड हमें फाइंड करना है, किसका, JMEIUD, इसका कोड हमें फाइंड करना है। ये डबल लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें इसका कोड फाइंड करना है इसके अकॉर्डिंग। तो देखिए यहां पर ये रूल तो आपका फेल हो गया, क्यों कि पहला अक्षर वॉवेल्स होना चाहिए, इसमें वॉवेल्स नहीं है, अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट तो है, तो ये कंडीशन तो इसमें फिर नहीं जाएगी। तो अब आपको ऐसे में क्या कर देना है, सीधा इससे यहां से छांट के लिख दो। कैसे लिख दो कि देखो जे, अब जे का 2, एम का परसेंटेज, ई का 8, आई का 3, यू का 6, डी और डी का 7। ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि इसमें ये कंडीशन लगी नहीं रही है, ठीक है। अगर इसमें देखो, अगर ये होता तो पहला अक्षर स्वर होता है, यहां की जगह मान लो ई होता, यहां पे एक और ई होता, तो हम क्या करते, अगर जैसे ई होता तो हम क्या करते थे, हमारी कंडीशन फिल हो गई, पहला वोवेल्स हो गया और अंतिम कॉन्सोनेंट हो गया। तो आपको क्या कर देना था, ये 7 यहां लिख देना था और 2 को यहां लिख देना था, और आंसर हो जाता है ऐसे करके। समझ गए मेरी बात? तो आपको कंडीशन के हिसाब से फिल करना, लेकिन इसमें कंडीशन मेंशन नहीं हो रही। जब कंडीशन मेंशन नहीं हो रही तो डायरेक्ट इसमें से कोड को छाट के इसमें लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि पहला अक्षर और अंतिम अक्षर दोनों व्यंजन हो तो उन्हें कूटबंध करें, किससे, अब वाले सिंबल से। तो इसमें देखेंगे पहला अक्षर और अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो तो आई तो श्योर है ना, और ये आपका वो कॉन्सोनेंट है, तो यहां पर भी ये कंडीशन नहीं बन रही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर बनती तो कैसे करेंगे वो भी बता दूंगा मैं आपको। देखिए, तो पहले तो आप ये करें, पहला अक्षर और अंतिम अक्षर कैसा है, कॉन्सोनेंट, तो इसमें एक श्योर है, तो आई बी एच डब्ल्यू पी ओ,
इसके हिसाब से पहले आंसर देखते हैं। जब इसके हिसाब से आंसर देखते हैं तो देखो, अभी मैंने पिछली वाली स्लाइड में कहा था कि पहला अक्षर स्व है, अंतिम वॉवेल। तो जो पहली वाली अभी जो कंडीशन है वो इसमें फिल हो रही है। पहली वाली कंडीशन है, इसमें लग जाएगा रूल नंबर फर्स्ट। देखिए ये जब हमारा जो टेक्निकल टीम इसको जब टाइप करती है तो इधर उधर चले जाती है स्लाइड। ये रूल नंबर फर्स्ट था जो इस पे अप्लाई हो रहा है। अब उसके देखिए, जैसे मान लो आई में क्या है 3, वी में क्या है 6, एच में क्या है 1, डब्ल्यू में क्या है 9 और पी में क्या है आपका 5 और ओ में क्या है आपका 4। ये हो गया। अगर पहली कंडीशन देख रहे हो कि पहला अक्षर स्वर हो और अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो तो बदल लेंगे। अगर पहली कंडीशन इस पर, ये तो सादा में हो गया, अगर पहली कंडीशन फिल कर रहे हो तो ये आंसर क्या हो जाएगा 4, 6, 1, 9, 5 और 3, ये हो जाएगा। ठीक, तो इस हिसाब से ये पहली कंडीशन फिल होने पे है और ये सादा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि पहला अक्षर व्यंजन है, कांस्टेंट है और अंतिम अक्षर स्वर है तो दोनों स्वरों के कोडों में कूटबंध करेंगे। यानी कूटबंध का मतलब एक दूसरे से इंटरचेंजिंग कर देंगे। अब इसमें देखिएगा क्या ये हो रहा है, पहला अक्षर व्यंजन नहीं है, इसमें स्वर है, कोई मतलब नहीं है। आप डायरेक्ट आंसर को निकाल दीजिए। देखिए ई के एफ यू डी और एच। पहले मैं सादा से निकालता हूं, सादा से निकालूं तो क्या होगा, ये ई की वैल्यू इसमें कितनी है 8, के की वैल्यू इसमें कितनी है स्टार और एफ की वैल्यू कितनी है इसमें हैश, यू की वैल्यू कितनी है सी और डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू कितनी है 7 और एच की वैल्यू क्या है 1। ये सब सादा में हो गया। और अगर स्कूट की बात करते हो तो पहला अक्षर कॉन्सोनेंट होना चाहिए। अगर मैं इस सवाल को ऐसे लिख दूं के ई एफ, एक सेकंड देखिए, इस सवाल को हम एक नई तरीके से आपके कूट के हिसाब से बना देते हैं अभी तुरंत। कि जैसे हम सवाल को लिख लें के, तो कंडीशन होगी पहला कॉन्सोनेंट हो गया के, एफ यू डी और एच और ई हो गया। पहला कॉन्सोनेंट हो गया और अंतिम वॉवेल्स हो गया। अब आप क्या करेंगे, कूटबंध कर देंगे तो इसी का आंसर क्या हो जाएगा, जैसे स्टार। अब यहां पर क्या करेंगे, एफ का था हैश और यू का था सी और डी का था 7 और एच का था 1। अब इसको कूटबंध करेंगे तो ई का था 8 तो 8 तो लिख जाएगा आगे और इसका था के का स्टार तो ये स्टार बन जाएगा पीछे। ऐसे हो जाएगा ये कंडीशन के हिसाब से। नेक्स्ट देखिए, ये लास्ट है आपका देखिएगा। इसमें ये बहुत रेयर केस में क्वेश्चन आता है, बहुत कम आता है, लेकिन मैं इसको करा देता हूं यहाँ। ये डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट होता है। जब कोई चीज डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट की जाए तो चीजों में 2 का भाग दे देते हैं और उसको लिखने का एक तरीका होता है, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मुझे 12 को डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आप कुछ ना करें, क्या लिखें यहाँ पे 12 लिखें और 12 में 2 का डिवाइड कर दें, यानी 6 आ गया, 6 में 2 का कर दें 3 आ गया, 3 में 2 का कर दें तो 1 आ गया। ठीक, 1 आ गया। अब देखो यहां पर आपका रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, 0 है और यहां पर भी क्या है आपका 0 है और इसमें से शेषफल 1 रह गया और एक बार चला गया तो ये आ जाएगा। तो यानी इसका आंसर हो गया 1100। क्या हो गया 1100। अब देखिए इसकी बात करें 51 की, तो इसमें भी आपको 2 से करना है। तब 2 से करना है तो देखो
25 आ जाएगा। मैं यहाँ पर तुम्हें बड़ा सा होगा थोड़ा सा, 51 2 से कर दिया 25 आ, एक सेकंड, हाँ इसमें भाग का चिन्ह नहीं लगाते, डायरेक्ट ऐसे कर दिए 51 2 कितना बचा 25, रिमाइंडर 1 हो गया, ये 1 हो गया, फिर इसमें 2 कितना बच गया 12, 1 हो गया, फिर 2 कितना आ गया 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, फिर 2 3 गुना 6 कितना आ गया 3, यहाँ पे 0 फुल कट रहा है ना तो 0 आएगा, फिर 2 यानी रिमाइंडर 2 एकम 2 1 बचेगा, और यहाँ पर 1 शेष पर बच जाएगा। इसको लिखने का तरीका ऐसा आएगा, ऐसे आप लिखिएगा तो आप इसका आंसर हो जाएगा 110011, ऐसे करके आप इसमें ये 2 तो है ही है, इसी में लगा जाएगा ना। तो ये आपको बाइनरी कन्वर्जन में है। जब बाइनरी कन्वर्जन में कोई भी संख्या लिखी जाती है तो बेस में 2 लिखना होता है, जब डेसिमल में लिखी जाती है तो बेस में 10 होता है। अगर किसी संख्या के बेस में 10 है तो डेसिमल है, और अगर किसी संख्या के बेस में 2 है तो बाइनरी है। देखिए ये मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग के पूरे जितना भी जो इसमें टाइप था वो मैंने आपको करा दिया वनडे एग्जाम के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी प्रैक्टिस शीट दूंगा जो आप उसको करिएगा, ठीक है। और मैं आपसे ये उम्मीद चाहूंगा कि आप वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिएगा तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और मैं आपसे एक उम्मीद चाहता हूं कि मेरी वीडियो आप अपने जो भी कॉम्पिटिटिव छात्र हैं या जो आपके छोटे बहन भाई जो भी कंपटीशन में आना चाहते हैं उनको आप शेयर करिए। आपका मोटिवेशन मेरी मेहनत पर बहुत खरा उतरूंगा। आप टेंशन वो आपको आपकी सफलता में 100% मैं देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो इसके क्वेश्चन पे आएगी, आप देखिएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। थैंक यू।